हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। सुनो, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? एटॉमिक फिजिक्स से स्टार्ट किए थे। वहाँ पे हमने जो मेजर देखा था, फर्स्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, देन बोर मॉडल। और हमने बोर पॉस्टुलेट्स में पढ़ा था कि उसका जो था पॉस्टुलेट से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। Second था it will move in certain orbits only, and those orbits must satisfy angular momentum in that orbit should be equal to integral multiple of h bar, so mvr equal to h by 2 pi. Third था when electron moves in orbit its energy remains fixed and it emits radiation when it goes from higher energy state to low energy state, right. और इस पे हम लोगों ने दिखाया था कि हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये सब लोग निकाले थे, राइट। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हमने दिया एक हाइपोथेटिकल मान ली ऑर्बिट है और उसका पोटेंशियल एनर्जी है C ln r, देन यू नीड टू फाइंड टोटल एनर्जी एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, राइट। सो आपको u दे दिया, मतलब एक हाइपोथेटिकल है, अदरवाइज u क्या होता है माइनस के क्यों क्यू बाय आर होता तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर था, बट यहाँ पर आपको दे दिया कुछ ऐसा है, हमने मान लिया यू सी एल एन आर। सो यहाँ से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? माइनस डी यू बाई डी आर। आसान क्वेश्चन है बट एग्जाम में बहुत आता है। सो इट विल बी माइनस सी बाई आर। नाउ minus sign signifies force is attractive, so this force provides centripetal force required to move in circle, so this will be equal to mev square by r, right. So यहाँ से हमको r निकालना है, so we know mvr equal to nh bar, so v equal to nh bar by mr, राइट। सो हमें r निकालना है तो हम v को रिप्लेस करते हैं, इट्स एम ई एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी, सो 1m गॉट कैंसल्ड, सो r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाय m इंटू सी, सो r रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी एन एच बार बाय अंडर रूट एम सी, रेडियस निकल गया। कोई दिक्कत? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क में जो था। नेक्स्ट टू फाइंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यू हैव टू फाइंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सो k यहां पे क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर, एंड p आपको तो दिया हुआ है सी एल एन आर। अब यहां से mv स्क्वायर हमें मिल रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन, mv स्क्वायर इक्वल टू c, सो हाफ mv स्क्वायर मींस एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी c by 2, सो इट इज c by 2 प्लस clnr। अब आ यहां से पुट कर सकते हो। एम आई क्लियर? अब कुछ भी दे रहा है यहां पे, हाफ mv स्क्वायर आर स्क्वायर देता है, इससे रॉन्ग क्वेश्चन है, कर लो। u का फंक्शन दिया, वहां से फोर्स निकालो, फिर आगे आपको करना आता है, राइट। ओके, थोड़ा और करते हैं इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbit of H atom. You have to find magnetic moment of electron in first orbit of H atom. Option A, H bar. ऑप्शन ए क्या है? H bar. ऑप्शन बी m by e h bar, ऑप्शन सी h बार क्या होता है? h by 2 आपको पता है,
m by e h bar. Option D. Note. You have to find magnetic moment of electron in first orbit of H atom. हो गया। अब देखो दो तरीका है। एक आप देखो बेसिक से आप मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I इंटू एरिया, या n अगर देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू एरिया। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो अगर हम करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करंट की बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें घूम रहा है तो उसको एक चक्कर आने में कितना लगेगा? 2 पाई आर बाई वी। अगर इसका स्पीड कुछ रेडियस आर है इसका और स्पीड v से घूम रहा है तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर बाई वी। सो वी हैव टू फाइंड करस्पॉन्डिंग करंट विल बी q बाई t। मतलब किसी पॉइंट से करंट क्या होता है कि उस पॉइंट से चार्ज फ्लो पर मिनट टाइम, तो वहां से फिर से इलेक्ट्रॉन को आने में वन टाइम पर लगेगा। सो करंट होगा E बाई टी। देखो रियल में करंट नहीं है, रियल में इलेक्ट्रॉन कहीं किसी जगह पे एक ही बार है, हर जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। सो I E बाई टी है। सो यहां से लिखेंगे दिस इज इक्वल टू E इंटू वी बाई 2 पाई आर। सो इट इज E V बाई 2 पाई आर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। It is EVR by 2, right? अभी तो और लफड़ा है भाई। अब एक तरीका है, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? EMVR by 2m। अब MVR for first orbit is h bar, so it's EH bar by 2m। EH bar by 2m, राइट? ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम आपको बताए हुए हैं कि वी कैन यूज m बाई एल इक्वल टू q बाई 2m। सो आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जब छोटा सा चार्ज पार्टिकल है। हमें पता है कोई चार्ज अगर यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है, अगर वो रोटेट कर रहा है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट बाय मोमेंटम क्या होता है? q बाई 2m। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है बस, कोई बात नहीं, पार्टिकल है, यूनिफॉर्म है। सो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट इक्वल टू होगा E बाई 2m। तो सिंपली m इक्वल टू हो जाएगा E बाई 2m इंटू एल, और L तो बोर मॉडल से आएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h बार था ना। बोर मॉडल एंगुलर मोमेंटम क्या था? nh बाई 2 पाई था, n इक्वल टू 1 है, सो h बार, सो E बाई 2m इंटू h बार दोनों सेम आ गया, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। आंसर होगा नोटा, डायरेक्टली इनकरेक्ट था। Am I clear? कोई डाउट नहीं? अब इसी में आपको पूछ देगा कि अब देखो इसमें जितना कुछ और दूसरे चैप्टर का ऐड करना है कर सकता है। आपको पूछ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? निकल जाएगा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज निकालना आता है ना। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, इसे कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू V क्रॉस R बाय RQ, यही था ना। अब साइन निकालो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है मतलब करंट उल्टा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ये आपको आता है। अब आपको सब कुछ पता है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई EV बाय R स्क्वायर। अब आपको nth ऑर्बिट का वेलोसिटी पता है, रेडियस पता है nth ऑर्बिट का, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो किसी ऑर्बिट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। सो ये सब आपको कुछ चैप्टर्स को मिक्सअप करने का क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट लेवल से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा सकता है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसमें एक और तरीका लोग करते हैं, करस्पॉन्डिंग करंट निकाल लेते हैं और लिखते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। हम लोग अभी निकाले थे I इक्वल टू क्या आया था? EV बाई 2 पाई R। सो यहाँ से आएगा म्यू नॉट इंटू EV बाई 2 पाई R इंटू 2R, सो दैट इज म्यू नॉट EV बाई 4 पाई R स्क्वायर, दोनों सेम आ रहा है। हम इसको प्रीफर करते हैं, यहाँ से फिर आती है करस्पॉन्डिंग करंट निकाल के लोग करते हैं, उससे भी आंसर सेम आता है। क्लियर? ओके,
अब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, टॉर्क निकाल लो, तो आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो टॉर्क निकाल दो, सब कुछ आप कर सकते हो भाई, आगे मैग्नेटिज्म है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग है स्पेक्ट्रम। सो मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी every orbit has if electron in some certain orbit it has some fixed energy, और मैं आपको एनर्जी लेवल सब दिखाया भी था, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ एनर्जी दिया तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करता है, तो वहां रुकता नहीं है, देन विल कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, और जब नीचे आएगा तो एमिट रेडिएशन। मैंने आपको दिखाया था अगर हम हाइड्रोजन का एनर्जी डायग्राम बनाते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स का, कुछ ऐसा था। वो था, आप ये तो बिल्कुल याद रखो। आगे पॉइंट 6 होता है, तो बिल्कुल याद है। जेड एस यहाँ पे बाय n स्क्वायर बाय 2 बाय 4k बाय 2 स्क्वायर ये आया, बाय 3 स्क्वायर के बाय 9 ये आया, बाय 4 स्क्वायर के बाय 5 स्क्वायर के, इस तरह से आते रहता है। सो अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, अगर हमने एनर्जी सफिशिएंट दिया कि वो 10.2 इलेक्ट्रॉन बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकता नहीं है, वो फिर से आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। तो जब वो यहां से लौटेगा यहाँ पे, तो वो कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एमिट करेगा। अगर हमने मान इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी दे दिया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दे दिया 12.75, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, ओके। अब फिर यहां रुकेगा नहीं, तो बैक आएगा, उसका बहुत तरीका होता है कि वो यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से आए, तो करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होगा उसका वो फोटोन एमिट करेगा। अब उस फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा, ये कौन डिसाइड कैसे निकालते हैं, तो एक आप लोग ये पढ़े हो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, और आपको पता है कि यहाँ पे mn से बड़ा होगा तब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, राइट। m बड़ा है, छोटा है, अल्टीमेट। अब माइनस ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 1, सो यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा। अब इससे आपको r का वैल्यू क्या होता है, जहां तक मुझे पता है ये होता है 1.09 पर मीटर, सर ये होता है, राइट। ये मेरा r का वैल्यू है। सो अब सिंपल देखो कि आप इसको वैल्यू पुट करोगे, वहां से 1/λ निकलेगा, फिर आपको मैक्सिमम पूछता है लैम्डा, तो लैम्डा निकालोगे, यहां आएगा लैम्डा मीटर में, कन्वर्ट को नैनोमीटर में, परेशान हो जाओगे यार। सो ये फॉर्मूला बस देख लो, ठीक है, याद रखो, बट मैं बोलूंगा इसे कभी हम लोग यूज नहीं करेंगे टू फाइंड लैम्डा, कभी नहीं इसको यूज करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे, Hc/λ इक्वल टू डेल्टा ई, और आपको वहां से पता है कि Hc का वैल्यू क्या होता है 1240, मतलब अगर आपको डेल्टा ई पता है, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू 1240 बाय डेल्टा ई, हम लोग वही, इसको आप लोग छाप लिए क्या, सो हम लोग वही यूज करेंगे, इसको हम कभी नहीं यूज करेंगे। यहाँ से 1/λ, ये क्या होता है, वेव नंबर इसको लिखते हैं, यहाँ से 1/λ निकलेगा, फिर वहां से लैम्डा निकालेंगे, बहुत कैलकुलेशन है, बहुत गलती का चांस है। सो हम क्या यूज करेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेगा ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, देन फाइंड वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ ऑफ एमिटेड वेव, सो लैम्डा क्या होगा 1240 बाय 10.2, दिस मच नैनोमीटर। बस सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर है। ये ज्यादा आसान है, सो ऑलवेज यूज दिस। आपको एनर्जी क्या पता है, एनर्जी निकालना आता है, एनर्जी क्या पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट लैम्डा निकाल सकते हो। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, ओके। आज तक कैलकुलेटर तो अच्छा होता, बट ठीक है, चलो नहीं है, काम चलेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं,
सो देखता हूँ कैलकुलेटर अरेंज होता है, कैलकुलेटर लाते हैं, 1 मिनट देखते हैं, होना चाहिए। ओके, सो कितना आ रहा है, 121.5 नैनोमीटर। इट्स अ 121.5 नैनोमीटर। हो गया। सर इसमें ये बहुत आसान होगा, तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, हम जाएंगे स्पेक्ट्रम पे, बट इससे पहले क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। एनर्जी लेवल बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। चलो क्वेश्चन है, इफ photons emitted from transition of electron if photons emitted from transition of electron, photon emitted due to transition of electron of H atom from n equal to 2 to n equal to 1 is used in photoelectric experiment on a metallic surface having work function 2.1 electron volt, then find maximum Ke of ejected electron. Then find maximum Ke of ejected electron. Option A. Option A, 10.2 electron volt. Option B, 9.2 electron volt. Option C, 8.1 electron volt. Option D, 8.3 electron volt. Option E note. फटाफट, if photons emitted due to transition of electron of H atom from n equal to 2 to n equal to 1 is used in photoelectric experiment on metallic surface having a function given, then find K max. हो गया। सब K max क्या है? सिंपल, आपको पता है फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन -5। अब यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए आपको डायरेक्ट दिया ट्रांजिशन का n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1, मतलब H एटम में n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, इसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10.2 - 2.1, अब क्या बचा क्वेश्चन में? Am I clear? Okay, next. If photon emitted by H atom lies between 500 nanometer to 700 nanometer, then find wavelength of emitted photon. Then find wavelength of emitted photon. फटाफट कीजिए, you have to find wavelength of emitted photon.
you have to find wavelength of emitted photon. If photon emitted by H atom lie between 500 nanometer to 700 nanometer, then find wavelength of emitted photons. हो गया क्या? देखो ये क्वेश्चन आप एक इजीली कर सकते हो, अभी आपको हम बताएंगे डिफरेंट एमिशन से। अगर ये विजुअल रेंज मतलब बामर सीरीज का पार्ट आप लोग कनेक्शन सेक्शन में पढ़ चुके हो कि बामर सीरीज है मतलब कोई ट्रांजिशन इक्वल टू 2 तक ही होगा। एनीवे मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं, तो हम मानते हैं कि क्या पॉसिबल ट्रांजिशन है। पहले हम इसका देखते हैं जो एनर्जी है। अब मैं गैप बना के तो डायरेक्ट देखता हूँ एनर्जी लेवल क्या क्या है। -13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85 माइनस 0.54 ये सब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इससे कितनी एनर्जी है? एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 500 नैनोमीटर क्या होगा? 1240 बाय 500 कितना आएगा ये? देखो कैलकुलेटर होने से क्या घाटा है, ये हम इजीली कर सकते हैं बट अभी नहीं करेंगे। 1240 डिवाइड बाय 500 2.48 राइट। एनर्जी ऑफ फोटोन corresponding to 700 nanometer is 1240 by 700 1240 divided by 700 it's a 1.77 मीन्स जो फोटोन एमिट हो रहा है उसका एनर्जी इसके बीच में है। वो सिंपल तरीका है करने का। अब एनर्जी इसके बीच में है, ट्रांजिशन कहां पॉसिबल इसके बीच में? इससे कोई भी देखोगे जब इसका एनर्जी 10.2 है तो सबका 10.2 से ज्यादा ही होगा। मीन्स 1 पे तो कोई नहीं आ रहा है। अब आते हैं 2 पे। इसका गैप कितना है? 3.4 1.51 कितना गैप है? देखो 3.4 1.51 1.89 राइट 1.89। अब इससे कोई भी आगे जाएंगे उसका गैप 1.89 से इसका कितना होगा बताओ? 3.4.85 का कितना गैप है? देखो 3.4 एंड 0.85 कितना का गैप बताओ? मन नहीं करेगा क्वेश्चन करने का, छोटा क्वेश्चन वो थोड़ा से कर रहे हैं। 2.55 मतलब अब अगर ट्रांजिशन 4 to 2 है वो इससे बाहर है, मतलब एक ट्रांजिशन मिला 3 to 2। अब इसके ऊपर जो भी होगा उसका गैप जो होगा ये 2.55 से बड़ा ही होगा। और 2 तक देख लीजिए, अगर हम देखें 4 to 3 बहुत छोटा गैप है। सो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है इस एनर्जी रेंज में, क्या पॉसिबल है? 3 to 2। और ऑल्दो आपको बिल्कुल याद आएगा कि अगर ये विजिबल रेंज है मतलब बामर ही होगा, मतलब 2 ही आएगा, तो एक ही पॉसिबल है 3 to 2 बिकॉज 4 to 2 2.55 है जो कि इस रेंज से बाहर है। 2.55 का वेवलेंथ इससे भी छोटा होगा। एनर्जी 2.48 से बड़ा है मींस वेवलेंथ इससे छोटा होगा। बट क्वेश्चन बोला इसके बीच में लाई कर रहा है तो यही वेवलेंथ पॉसिबल है। सो लैम्डा ऑफ corresponding emission will be 1240 divided by 1.89. I think after solving you will get something 656 point something nanometer. Am I clear? कोई डाउट? सो आंसर क्या हो जाएगा? 656D। या कोई दिक्कत नहीं? सो मैं ये क्वेश्चन को आता हूं आपको ये दिखाने के लिए कि जब भी आपको लैम्डा निकालना है आपको लंबा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर 1 बाय m स्क्वायर में नहीं जाना है। सिंपली यूज 1240 बाय डेल्टा E। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम सीरीज पे। तो उसके पहले थोड़ा समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप ये चीज समझ गए फिर तो क्वेश्चन तो होगा ही होगा, उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। एक सिंपल एग्जांपल है, सोच के बोलना। हमारे पास एक सिंगल H एटम है, H एटम है, गैस नहीं है, एक सिंगल H एटम है, ठीक है। इसको मैंने फोटोन दिया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, सिंगल एटम को। हमें यहां पे कौन कौन सा एनर्जी का फोटोन मिल सकता है? हमारे सामने एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे किस किस एनर्जी का फोटोन मिल सकता है?
क्या क्या पॉसिबल है। अब अगर मैंने 12.09 इलेक्ट्रॉन बोल दिया, हो सकता है इसको ये एब्जॉर्ब ही नहीं करे, ये किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट ही नहीं करे। जब इंटरेक्ट नहीं करेगा तो हमको पूरा पूरा 12.09 मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अगर ये इंटरेक्ट नहीं किया, हमने एक फोटोन भेजा है एटम पे, वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करना, एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इससे इंटरेक्ट करेगा, इसका कोई जरूरी नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं किया मतलब वो फोटोन ज्यों का त्यों मिल जाएगा। अगर वो इंटरेक्ट किया तो आपको भी एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाए थे, 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, यहां से यहां का गैप है 12.09। तो प्रैक्टिस हमको पूरा याद है। मतलब अगर इंटरेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन 3 to 1 चला जाएगा, सॉरी 1 to 3 चला जाएगा, ये n = 3 पे चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया तो वो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लौटे और फिर यहां से यहां लौटे, ये पॉसिबिलिटी है। जब वो 3 से 2 जाएगा तो वहां पे कितना गैप है, ये 1.89 है। सो अगर वो 3 से 2 आएगा तो इतना का फोटोन एमिट करेगा, अगर 2 से 1 आएगा तो 10.2 का एमिट करेगा। सो हमको ये सब एनर्जी वहां पॉसिबल मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं? अब भी मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में, जब कुछ नहीं होगा इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में है। इसको हमने 12.09 दिया, मींस इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां रुकता नहीं है, वो फिर से बैक आएगा। जब इलेक्ट्रॉन बैक आएगा तो हो सकता है वो पहले यहां से यहां आए फिर ऐसे आए, तो जब यहां से यहां आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा 1.89 का, फिर दूसरा फोटोन एमिट करेगा 3.2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो हमको वहां पे 12.09, 1.89 10, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 एनर्जी मिल सकता है फोटोन, अलग अलग 3 टाइप का। क्लियर? ओके। सो अब एक क्वेश्चन देते हैं। लेट्स से सिंगल एटम, तीसरे पास एक एच एटम है और यहाँ पे हमने फोटोन डाला 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहाँ पे स्क्रीन है। देन क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस that can be found on screen। वहां पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मिल सकते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नोट। हमारे पास एक सिंगल एच एटम है, उसको हमने बॉम्बार्ड किया 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। सामने स्क्रीन पे कितने डिफरेंट, ऐसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, जो हमको सामने लाइन मिल रहा है, कंटिन्यूअस पूरा हर वेवलेंथ नहीं मिल रहा है। ये डिफरेंस है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई हीटिंग फिलामेंट है, उससे जो एनर्जी एमिट हो रहा है, इट कंसिस्ट ऑल वेवलेंथ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं स्टीफन्स लॉ में, याद है? ग्राफ बनाए थे लैम्डा और ई का, ई लैम्डा और लैम्डा का। सो इट कंसिस्ट ऑल वेवलेंथ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। फिर हम पढ़ते हैं विन्स लॉ कि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है लैम्डा एम इनटू टी इक्वल टू सम विन्स कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, बट यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम में हमें कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ मिल रहा है। जैसे हम देखिए कि अगर वो 3 से 2 आएगा तो एक लाइन मिलेगा, 2 से 1 का अलग लाइन होगा, उसके बीच का और कोई वेवलेंथ नहीं मिलेगा, राइट? सो कुछ फिक्स लाइन मिलेगा। सब लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हो गया? सिर्फ मैं उसी पार्ट को ज्यादा फोकस हुआ जो कि आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो। ये हो गया। इसमें लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? अच्छा, ये देख लिए कि 12.75 दे रहा है, ठीक है। सो 12.75 में देखें, सो माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85। सो यहाँ पे गैप है 12.75, राइट? मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है 1 to 4। ओके,
इलेक्ट्रॉन 1 से 4 चला गया, तो n इक्वल टू 4 है और ये n इक्वल टू 1 है। फिर आप लोग पढ़े हो कि फॉर्मूला कि नंबर ऑफ लाइन जो होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1/2, सो 4 इंटू 3/2 इट्स 6। वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? यहाँ सिंगल एच एटम है भाई। अब सोचो लॉजिक से, अगर इसने कोई फोटोन इंटरैक्ट, कोई ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट नहीं किया, हमें पूरा पूरा एनर्जी मिल जाएगा, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, ठीक है, जो फोटोन था वो मिल गया। अब अगर एच एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर वो एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन गया 4 पे। अब बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन या तो डायरेक्ट 4 to 1 जंप करेगा, 12.75 पर 12.75 मिलेगा, मतलब उसके साथ सिर्फ एक ही लाइन मिलेगा। और डायरेक्ट 4 to 1 या और है, एंड नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन या तो 4 to 1 आएगा या 4 से 2 से 1 आएगा, दोनों में से कोई एक ही पास होगा, दोनों साइमल्टेनियस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सारा पाथ पॉसिबल है। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल एच एटम है, मीन्स वो या तो 4 to 1 आएगा, अगर 4 to 1 आ गया तो सिर्फ एक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो 4 से 2 से 1 आएगा तो 3 लाइंस, एक 4 से 2 का, एक 2 से 1 का और एक ये जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये 3 पॉसिबिलिटी है, राइट? या फिर वो आएगा 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। वो यहां पे जब ये जो आएगा इस केस से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। लेकिन जब 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आ रहा है तो इस केस में हमको 4 से 2 वाला लाइन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इस केस में 4 से 2 एंड 4 से 2 वाला लाइन हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो 4 से 3 आया वही इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से 2 कैसे आ सकता है भाई? नहीं पॉसिबल है। 4 से 3 या 3 से 1 जंप कर जाएगा तो 3 से 2 नहीं मिलेगा। सो मैक्सिमम लाइन कब मिलेगा? जब हमारे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। सो अगर वो यहां से 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से 1 आए, तो 3 लाइंस यहां से मिले, 1 ये है, सो मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। मैं क्या बोलूं समझ रहा है ना? आपको समझ चाहिए एच एटम और हाइड्रोजन गैस में क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन गैस मीन्स वहां पे बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। हो सकता है किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 2, 2 से 1। किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 3, 3 से 1। सो हमें बहुत सारे एटम है तो सारे पॉसिबिलिटी पैरेलल में पॉसिबल है, बट यहाँ पे एक सिंगल एच एटम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को सब कुछ करना है, तो मैक्सिमम जो हो सकता है जब ये पॉसिबल, जब 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 लाइन्स यहाँ से मिला, एक अगर इंट्रैक्शन नहीं किया तो 12.75 का, तो इसमें आंसर 4 होगा, 6 नहीं होगा। होपफुली आई एम क्लियर, राइट? अगर इसी में हम कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अब यहां पे दे दिया हाइड्रोजन गैस और अब दिए 12.75। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस? आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यही गैस के लिए पूछता है, बट वो भी आपको क्लियर चाहिए, बहुत सारे अच्छे बुक में अच्छे से लिखा हुआ है। सो व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस ऑन अ स्क्रीन? ऑप्शन ए 3, 4, 5, 6। ये भी बताएं। अब हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे एटम हैं, मान लीजिए एटम ये सारा एटम, ये एटम 1, एटम 2, एटम 3, बहुत सारे एटम है। तो इस केस में हो सकता है किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन गया, ये n = 4 तक है। मैं स्केल पे नहीं बनाया फिगर, फॉरगिव मी, मैं उतना ध्यान नहीं दिया हूं। अब एक एटम है
जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप किया, वो 4 तक इलेक्ट्रॉन जो गया, यहां तक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। अब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है 4 से 3 से 2 2 से 1, किसी और एटम में आ रहा है 4 से 2 2 से 1, किसी एक और में आ रहा है 4 से 3 3 से 1, और किसी में डायरेक्ट आ रहा है 4 से 1, तो ये भी पॉसिबल है। सो 1 2 3 4 5 6 6 डिफरेंट लाइन्स। तो इसका फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े वो सही है, n इंटू एन माइनस 1/2, बिकॉज हमको NCr n मीन्स इसमें NC2 है, 4 लेवल्स में से कोई भी 2 लेवल का ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो NC2 ये आपको मैथ आता है, दिस। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके। सो यहां पे आंसर होगा 4 इंटू 3/2 6। आपको हम दिखाई दिए ट्रांजिशन क्या क्या पॉसिबल है। 4 से 3 3 से 2 2 से 1 4 से 2 4 से 1 देन 3 से 1, ये 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। हमने कोई भी किसी दो लेयर का पेयर बना लिया, 4 का 3 से 4 का 3 से 2 से 1 से बना दिया, फिर 3 का 2 से 3 से 1 से बना, फिर 2 का 1 से बना दिया। क्लियर? आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, उस पर टाइम नहीं देना है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कुछ टर्म्स हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता है। ओके, एक आता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी with energy required to take electron from ground state to excited state. That is called excitation energy. और इसी में बोलते हैं कि पोटेंशियल थ्रू हम पोटेंशियल फ्रॉम या पोटेंशियल विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन्स वुड बी एक्सेलरेटेड टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो जो एनर्जी आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वहां से इलेक्ट्रॉन डालो वोल्ट में आंसर आ जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो अब यहाँ पे इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सब कुछ टर्म्स है वो पता होती है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। ये क्या होता है? जब हमको n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 ले जाना पड़े। व्हाट इज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3। What is third excitation energy? Energy required for transition of electron from n equal to 1 to n equal to 4. So ये हमारा different excitation energy है। क्या होता है? Ionization energy। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। periodic properties में minimum energy required to take out electron is called ionization energy। में लिखवाने आप लोग पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, राइट? सो इसको फटाफट छापो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। फटाफट छापिए, फटाफट छापिए। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स का स्पेक्ट्रम सीरीज है, राइट? आप लोग पढ़ चुके केमिस्ट्री में लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। सो पहले आते हैं लाइमन सीरीज। सो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। सो इसमें अगर हम देखें, एक है लाइमन सीरीज, मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और हमने इसको एक्साइट किया, और जब भी मान लें कि हमने ट्रांजिशन फाइनली 1 पे आ रहा है, 2 to 1 और 3 to 1,
4 to 1, ये सब क्या है लाइमन्स रेंज में। 5 to 1 मीन्स फाइनल इलेक्ट्रॉन रीचेज टू ग्राउंड स्टेट डायरेक्टली, सो n इक्वल टू 1 में आ रहा है और m होता है 2 3 4 5 6 अप टू है इंफिनिटी। अगर हम लेते हैं यहाँ पे एनर्जी 0 है। सो इसका एनर्जी कितना है, मैं लेवल पे नहीं बनाया, मैं स्पेसिंग इक्वल करके, ऐसा होता नहीं, आप ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं एक बार बता चुका हूँ। ये यहाँ पे गैपिंग ठीक से नहीं है, गैपिंग अनइक्वल होता है। सो ये -13.6 है। सो इसका एनर्जी होगा 10.2, इसका 10.2, ज्यादा बढ़ते 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 यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा 13.6। सो लाइमन्स रेंज में मैक्सिमम ट्रांजिशन एनर्जी क्या है 13.6, मतलब जो फोटॉन्स निकलेगा उसका मैक्सिमम एनर्जी क्या है 13.6 एंड व्हाट इज मिनिमम एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन होगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ emitted photons 13.6 electron volt, and what is minimum energy of emitted photon? Minimum energy of emitted photon so 10.2 electron volt. So Lyman में minimum energy क्या है 10.2 और maximum क्या है 13.6। सो मीन्स ये डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो अब जो इमिटेड फोटोन है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ इस केस में लैम्डा मैक्स क्या होगा, जो फोटोन्स निकल रहा है जब एनर्जी गैप मिनिमम हो, मीन दैट इज 1240 बाय 10.2 दिस मच नैनोमीटर। कितना आता है 1240 बाय 10.2, it's a approx 121.6 nanometer. And what is minimum lambda? It will be 1240 by 13.6 this much nanometer, the energy gap maximum हो। So this is 1240 divided by 13.6, this is equal to approx 91.2 nanometer, this much। So अब आपको मैंने बोलता हूं डाटा याद करो, नहीं एनर्जी पता है ठीक है ये निकाल लेंगे, बट आपको एक आइडिया चाहिए कि इस लाइमन्स रेंज का सारा वेवलेंथ किस रीजन में है, यूवी रीजन में। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये किस रीजन में है, यूवी रीजन। सो अगर आपको कुछ वेवलेंथ दिया हुआ है और वो किस रेंज में अगर आपको देखना है तो आप यहां से छांट सकते हो कि यूवी लाइमन है मतलब यूवी है मतलब किस में होगा लाइमन। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है बामर। बामर स्टेज। सो बामर स्टेज में अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कम्स टू n इक्वल टू 2। मान ले 3 से 2 आ सकता है, 4 से 2 आ सकता है, 5 से 2 आ, मतलब पहले वो 2 पे आएगा देन 2 से 1 जाएगा। तो यहाँ पे बामर स्टेज में ट्रांजिशन जो है तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है n इक्वल टू 2। सो ये n इक्वल टू 2 है। So electron may come from 3 to 2, it may come from 4 to 2, 5 to 2, up to infinity to 2। So इसका एनर्जी क्या होगा आपको हम बता चुके हैं। हाइड्रोजन गैस ये है -3.4 और ये है -1.51, सो ये आएगा 1.89। अभी हम लोग निकाले थे, गलती कर रहे हैं क्या, नहीं सही है राइट। सो इस केस में व्हाट इज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, फॉर एमिटेड फोटोन्स मैक्सिमम क्या हो सकता है इंफिनिटी से दिस दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी क्या ये है। एंड व्हाट इज मिनिमम एनर्जी of emitted photon जब ट्रांजिशन 3 से 2 हो and that is 1.89 electron volt। So what is lambda max जब एनर्जी गैप मिनिमम हो, so it is 1240 by 1.89। ये हम लोग अभी निकाले थे, अप्रॉक्स आया था 656 नैनोमीटर। and what is lambda min, it is 1240 by 3.4 this much nanometer, it's a
अप्रॉक्स 365 364.7 आ रहा है. So you can say this Balmer's range lie in visible range. ये अप्रॉक्स किसमें है? विजिबल रेंज में. मतलब अगर आपको कुछ दिया हुआ वेवलेंथ विजिबल रेंज का, तो किस चीज का होगा? बामर्स का. में ट्रांजिशन फाइनली कहां पे हो रहा है? n = 2 तक. ये आपको ध्यान रखना है, राइट. सो आपको डाटा का ध्यान रखना है एनर्जी सारे लेवल्स का. और लाइमन में n = 1 तक आ रहा है, बामर में n = 2 तक आ रहा है. अब देखो A1 में लगा करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, इसमें आसानी से हो रहा है. फिर क्या है? पास्चन. एक और करते हैं आगे. हमने लिखना है ब्रैकेट फंड, आपको पता है. सो पास्चन. पास्चन में फाइनल कहां तक आता है? n = 3 तक. सो लाइमन है यूवी में, बामर है विजिबल में. देखते हैं पास्चन किसमें आता है. सो अल्टीमेट है n = 3. सो इसकी एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर n = 4, n = 5, इंफिनिटी. सो यहां पे कितना गैप है? ये है -0.85, राइट. सो दिस इज 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सही है क्या? ठीक है, देखो सही लग रहा है. सो इस केस में जो एमिटेड फोटोन होगा उसका मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकता है फॉर एमिटेड फोटोन्स? जो एनर्जी होगा मैक्सिमम दैट कैन बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट when transition from infinity to this. And what is minimum energy? It's a 0.66. So what is lambda max? It will be 1240 by this minimum energy. This much nanometer. कितना है? 1240 by 0.6. So it's a 1878, approx 1879. It's approx 1879 nanometer, right? Approx. And what is lambda minimum? When energy gap is maximum, it's divided by 1.51. So 1240 divided by 1.51. So 821.2, approx 821. देखो मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं इतना पे छोड़ रहा हूं. मैं कैलकुलेटर इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ रहे डाटा याद, कि डाटा ये रखना ये किस रीजन में आ रहा है? इंफ्रारेड. मीन्स आगे जो भी है वो सब इंफ्रारेड में है. लैमन्स रेंज यूवी, बामर विजुअल रेंज, उसके आगे जो भी है पास्चन, ब्रैकेट, फंड, आगे जो भी आएगा वो सब किस में है? इंफ्रारेड रीजन में, राइट. ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं. If photons emitted from Balmer lines of He plus has been used to eject electron from a metallic surface having work function 1.9 electron volt, then find maximum kinetic energy of ejected electron. Then find maximum kinetic energy of ejected electron. ये क्वेश्चन है. If photons emitted from Balmer lines of He plus has been used to eject electron from a metallic surface having work function this, then find maximum k of ejected electron. फटाफट कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ.
फटाफट फटाफट। जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट। जल्दी करो, सोच के करना, गलती मत करना। हो गया? देखो सिंपल है। फिर कौन सा ये He+ आयन है, तो उसका एनर्जी बामर स्टेज है, राइट, फाइनली 2 पे आएगा। तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे He+ के लिए, तो एनर्जी होता है -13.7 सो अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन का है उसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे होगा -13.6 × 4, यहाँ होगा -3.4 × 4, राइट, फिर -1.51 × 4, सो बामर स्टेज में मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे आ रहा है, n=2 में। सो इस केस में व्हाट विल बी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन क्या हो सकता है, इट कैन बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या नहीं। जो ट्रांजिशन होगा अगर इन्फिनिटी से 2 तक आता है तो उस केस में एमिटेड फोटोन्स की एनर्जी क्या होगा, 13.6। सो मैक्सिमम एनर्जी 13.6 पॉसिबल है, ये मिनिमम एनर्जी पॉसिबल है, राइट। वो जानबूझ के आपको जाल फंसाया था। सो ये क्या है, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। मैक्सिमम क्या हो सकता है इन्फिनिटी से यहाँ पे मतलब 13.6। सो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन मैक्सिमम ये है तो के मैक्स क्या होगा, दिस -1.9। समझो कि बामर से में जो फोटॉन्स निकलेंगे वो डिफरेंट वेवलेंथ के निकलेंगे। ये भी निकलेगा, ये n=2, n=3, n=4। यहां से भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहां से 5 से ट्रांजिशन यहां से पॉसिबल है। तो सारे फोटॉन्स उस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, ये सारे फोटॉन्स उस मेरे सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। सो जो मैक्सिमम एनर्जी है फोटोन का वो किसका है, इसका, जो इन्फिनिटी से यहां पे आ रहा है। सो मैक्सिमम फोटोन मतलब हम एक तरह से समझो कि हम डिफरेंट मतलब एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट डाल रहे हैं। इट कंसिस्ट मेनी वेवलेंथ्स, दिस कुछ बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं, उसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है वो ये पॉसिबल है। तो के मैक्स होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फोटोन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। आपको हम पिछले क्लास में करवाए भी थे फोटोनेटिक इफेक्ट में, वहां पे हम बायोक्रोमेटिक डाले थे, राइट, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे दिए थे। सो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा लैम्डा है, तो इस लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, वो हमने निकाल लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने काफी करवा दिया स्पेक्ट्रम पे। शेष आपको एग्जाम क्वेश्चंस हो गए, असाइनमेंट में बहुत सारे रहते हैं। अब आते हैं रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit considering finite mass of nucleus। ये आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, तो नया चीज है, इसको आप समझो। ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे, हमने भी क्या माना कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, हमने तो यही माना। बट रियल में ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो मेरा 2 पार्टिकल सिस्टम है, ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में यहां पे रेस्ट में क्या होगा, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। सो यहां पे रेस्ट में होगा सेंटर ऑफ मास।
और ये दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमता है। रियलिटी में तो ये है। तो हमने फिर ये क्यों लिखा कंसीडरिंग फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझना पड़ेगा। आप समझो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा इससे। हम मानते हैं ये पूरा आर है, ठीक है, ये कुछ R1 है और ये R2 है। सो हमको पता है सेंटर ऑफ मास डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल सिस्टम इनवर्स रेशियो ऑफ masses, so we know R1 will be equal to mass of nucleus into me plus mn into R। यही होगा ना? अरे हाँ नहीं दिस, अरे भाई R1 by R2 will be equal to mn by me। यहां से निकाल नहीं लोगे। R1 इक्वल टू क्या होगा, निकाल लोगे? ओके। अब हम अगर मानते हैं कि mn me से बहुत बड़ा है, होता भी 1837 टाइम्स होता है, राइट। सो अगर ये बहुत बड़ा है तो उस केस में हम लोग मान सकते हैं कि me प्लस mn इज ऑलमोस्ट इक्वल टू mn, सो दिस इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा mn कैंसल r। सो हम लोग यही मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट अगर हम मानते हैं तो सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पे लाई करता। इफ दिस mn टेंड्स टू इन्फिनिटी r1 विल बी इक्वल टू r, मींस सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पे लाई कर रहा है तो न्यूक्लियस रेस्ट में है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हम लोग ये मान के किए थे, मतलब हम जो भी किए हैं वहां पे न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट मान है, इसलिए सेंटर ऑफ मास हम न्यूक्लियस पे मान रहे हैं। सेम थिंग हम जब प्लैनेटरी मोशन पढ़ते हैं वहां पे हम सन का मास मानते हैं प्लैनेट से बहुत ज्यादा है, तो हम मानते हैं कि सन रेस्ट में चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, जबकि रियल में सन प्लस अर्थ सिस्टम इज मूविंग अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास, बिकॉज सिस्टम पे नेट 40 है, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। सो अब अगर हम इस चीज को नहीं माने, हम माने कि फाइनाइट मास है, मतलब ये दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहा है, तो उस केस में ये सारा पैरामीटर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालना है। ओके, सो हम मानते हैं कि पहले ओमेगा से घूम रहा था, बी की टर्म में बात करते हैं ओमेगा के टर्म में। सो अभी जिस समय ओमेगा से घूम रहा है इनफाइनाइट मास को मान के, जिस समय हम मानते हैं इनफाइनाइट मास है, उसमें हम क्या लिखे, मेरा बोर्ड का इक्वेशन क्या होता, मोमेंटम क्या होता, m r² ओमेगा, ये ना, ये क्या होता है me, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया me r² इनटू ओमेगा इक्वल टू nh बार। और अगर हम मानते हैं इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, रिक्वायर्ड फोर्स क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, ये ना, m ओमेगा स्क्वायर r that will be equal to k z e square by r square, ये ना। सो यहां से हमें आया m ओमेगा स्क्वायर r क्यू इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन कब है, कंसिडरिंग इनफाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, कंसिडरिंग इनफाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। और हमने इसी दो को यूज करके सारा कुछ डिराइव किया था, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कुछ भी किए थे ये दो इक्वेशन को यूज किए थे। वहां पे v था हमारे पास, p को ओमेगा पुट करते तो ओमेगा वहां से आ जाएगा, राइट। ओके, अब अगर हम मानते हैं कंसीडरिंग फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरिंग फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, सो नाउ दे रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो यहां पे मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इसके पास होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, दिस डिस्टेंस आई एज्यूम r1 और ये r2। सो व्हाट इज r1, r1 बी इक्वल टू mn बाय me प्लस mn इनटू r, एंड r2 विल बी me बाय me प्लस mn इनटू r।
सो अगर अभी दोनों इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, अब ये दोनों सेंटर ऑफ मास अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो उस केस में व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आई ओमेगा। सो आई ओमेगा यहां पे क्या होगा? एम ई आर वन स्क्वायर प्लस एम एन आर टू स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके, सो एम ई into r1 square means this mn square by me plus mn whole square r square plus mn r2 square means me square by me plus mn whole square। आपके लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस करवा देना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। दिस इनटू ओमेगा। यहां तो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या? या दिख रहा है। अब हम यहां से क्या करते हैं, इधर वाले मिटा रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लियोगे, आपको मुझे पता है। सो नाउ लेट्स टेक कॉमन एम ई प्लस एम एन होल स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? बचा एम ई और ये आर स्क्वायर लेते हैं, एम ई एम एन स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर एम एन, राइट? सो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा आर स्क्वायर बाय एम ई प्लस एम एन होल स्क्वायर। नाउ आई टेक कॉमन एम ई इंटू एम एन, तो क्या बचेगा? एम एन प्लस एम ई, ये कैंसर। So what we are left to it is MEMN by ME plus MN R square omega. This is mu R square omega. This mu is reduced mass. Mu equal to MEMN by ME plus MN. Center of mass में आप पढ़ोगे. For two particle system reduced mass is this. So this is mu R square omega. So जो यहाँ पे L था एम ई आर स्क्वायर ओमेगा, वो अब क्या हो गया? म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। मीन्स इफ वी कंसिडर फाइनाइट मास, now momentum becomes mu r square omega, means mass of electron has been replaced by reduced mass of electron, right? ओके, इसको मिटा रहा हूं। सो एक तो हम देख लिए, ये इक्वेशन में एम ई जगह म्यू आ गया। अब देखते हैं इक्वेशन 2 में क्या होता है। नाउ लेट अस गो फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहा है, यहां पे मेरा चार्ज है जेडी, ये ई है, और ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? अब इसका रेडियस हो गया ये r1, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो है m ओमेगा स्क्वायर r1 एंड दैट इज इक्वल टू k जेडी स्क्वायर बाय r। Why r? Because न्यूक्लियस तो यही है भाई, इलेक्ट्रॉन तो यही है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन हो जाएगा उसके लिए डिस्टेंस क्या लेंगे? r, दिस r स्क्वायर। सो नाउ पुटिंग r1 विल गेट me ओमेगा स्क्वायर, r1 क्या हो जाएगा? mn बाय me प्लस mn इनटू r, दैट इक्वल टू k जेड स्क्वायर बाय r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट again MEMN by ME plus MN, MEMN by ME plus MN. This omega square R equal to KZ square by R square. So this is reduced mass, right? So again we got mu omega square RQ equal to KZ square. So again देखो everything remains same, m is replaced by mu, means अब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि हम जितना भी निकाले रेडियस का, एनर्जी का, वेलोसिटी का, जहां भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इफ वी कंसीडर फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, कोई दिक्कत नहीं? सो ये मिटा रहा हूं।
सो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट है कि इफ वी कंसीडर फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास. Me should be replaced by mu e. And mu e क्या है? mu e equal to me into mn by me plus mn. ये सो हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना है रिड्यूस्ड मास से. ओके, अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा? अब थोड़ा याद करो, हमने आपको ये बताया, ठीक है, लेकिन ये R0 में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे था, मैं आपको बोला था याद करने के लिए. मीन्स इट वाज सम कांस्टेंट, मे बी सम कांस्टेंट कुछ था C1 डिवाइडेड बाय me इनटू n स्क्वायर बाय z था. एम आई क्लियर? ये R0 में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे था. अगर आप याद करो, मैं आपको बोला था कि आप याद करो कि रेडियस में नीचे था, एनर्जी में ऊपर था, वेलोसिटी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, कैंसिल हो गया था. मैं बहुत आगे यूज होगा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. और याद रखना आसान है, एनर्जी में होता है हाफ एम्पियर का, मतलब ऊपर आया है, रेडियस में उसका उल्टा है, वेलोसिटी में नहीं है. आपको याद रखना पड़ेगा ये. सो Rn ये था, राइट. अब जो होगा कंसीडरिंग फाइनाइट मास इट विल बी C1 बाय mu e, और कहीं कुछ चेंज तो होगा ही नहीं दिस. सो Rn डैश बाय Rn दैट विल बी इक्वल टू me by mu e. So Rn dash will be equal to me by mu e into Rn. कोई दिक्कत नहीं? और Rn मेरा क्या है? ये है. इधर फिर उसी पे आ गए. ये लिख लेते हैं me बाय म्यू ई इंटू R0 n स्क्वायर बाय जेड. ये होगा. सो अब बताओ, अगर हम फाइनाइट मास कंसीडर करें न्यूक्लियस का, सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? देखो ये टर्म क्या है, जब नाम ही है रिड्यूस्ड मास तो ये हमेशा me से छोटा है. सो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, सो Rn डैश विल बी ग्रेटर देन Rn. मीन्स इफ वी कंसीडर फाइनाइट मास देन रेडियस इंक्रीज क्या होगा? जो हम इनफाइनाइट मास पे माने थे उससे ज्यादा होगा. कोई दिक्कत? हमको दिख रहा है. अरे म्यू नाम है रेडियस मास, म्यू हमेशा me से छोटा होगा. ये टर्म हमेशा me से छोटा ही होगा. ये me और mn दोनों से छोटा होता है, राइट? ओके. सो रेडियस क्या हो गया? बड़ा हो गया. तो रिड्यूस्ड मास अगर हमने लिया है तो मेरा रेडियस बढ़ गया. ठीक है. अब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा? अच्छा, स्पीड में क्या होगा? स्पीड में मेरा कहीं भी मास आया था क्या? नहीं. याद रखो, मतलब Vn डैश विल बी इक्वल टू Vn. सो नो change in speed of nth orbit, speed of electron in nth orbit considering finite mass of nucleus. इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट का स्पीड में कोई फर्क नहीं आया. कोई दिक्कत नहीं? ओके. नेक्स्ट, एनर्जी में क्या होगा? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट. सो पहले मेरा एनर्जी था -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. अब यहां पे एनर्जी में me आया था ऊपर, सो इट कैन बी रिटन एज
माइनस ऑफ एम ई इंटू सम कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। 13.6 में यहाँ पे एम ई भी था, एम ई एनर्जी में ऊपर था, ये लिख सकते हैं। सो ई एन डैश विल बी इक्वल टू रिप्लेस एम ई बाय म्यू ई, दिस इनटू दिस। सो ई एन डैश बाय ई एन that will be equal to mu e by me. So En dash will be En into mu e by me. Okay. अब बताओ एनर्जी इंक्रीज क्या है डिक्रीज क्या? सो दिस टर्म इज लेस देन 1. सो मैग्नीट्यूड वाइज तो डिक्रीज कर रहा है, बट एनर्जी यहां पे नेगेटिव में है। सो अगेन ई एन डैश विल बी ग्रेटर देन ई एन। यहीं पे लोग गलती करते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज करेगा बिकॉज म्यू ई बाय एन इज लेस देन 1, बट यहां पे ई एन क्या है, नेगेटिव में है। सो नेगेटिव में पूरा ये वैल्यू डिक्रीज किया, मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया, अल्टीमेटली टोटल एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज किया। सो अगर हम फाइनाइट मास कंसीडर करें, सो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट विदाउट कंसीडरिंग फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। फटाफट छापिए इसको। हमने तीनों टर्म्स देख लिया। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, which of the following is or are correct? Option A, radius of nth orbit of deuterium atom is exactly nth orbit exactly same as radius of nth orbit of H atom. Okay. Second, radius of nth orbit of deuterium atom is slightly greater than radius of nth orbit of H atom. Energy of nth orbit of deuterium atom is slightly greater than energy of nth orbit of H atom. Velocity of electron in nth orbit of deuterium is exactly same as velocity of electron in nth orbit of H atom. फटाफट कीजिए, आंसर में बी मोर देन 1, कौन सा करेक्ट है, फटाफट। हो गया क्या? अब देखो, जब इस क्वेश्चन को लोग देखते हैं ना,
सबसे पहले आता है क्या पूछ दिया भाई, कहाँ से इसको करें, इसको लिंक करना है मुश्किल। अभी तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाया हूँ, आप लिंक कर पाओगे, बट इसको क्या हम यूज करें वही मुश्किल है। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में क्या अंतर है? हाइड्रोजन का यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो उसका मास न्यूक्लियस का ज़्यादा है। नहीं, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एचेट। नो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर हम देखें रिड्यूस्ड मास है म्यू इक्वल टू एम ई इंटू एम एन बाई एम ई प्लस एम एन, या ऐसे सकते हो 1 बाय म्यू इक्वल टू 1 बाय एम ई प्लस 1 बाय एम एन। सो अगर एम एन बढ़ेगा सो 1 बाय एम एन डिक्रीज करेगा, 1 बाय म्यू ई डिक्रीज करेगा, सो म्यू ई इंक्रीज करेगा। एम एन बढ़ेगा सो ये टर्म डिक्रीज करेगा, सो ये टर्म डिक्रीज करेगा, सो म्यू ई इंक्रीज करेगा। मतलब reduced mass of electron for deuterium will be greater than reduced mass of electron for H atom। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस्ड मास ज्यादा होगा। ओके, रिड्यूस्ड मास बढ़ गया। अब वहां से वो पता है वेलोसिटी में कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आता है, वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगा, रेडियस सब सेम है, रिड्यूस्ड मास पिक्चर में आ गया। अब बड़ा होगा छोटा होगा वो देखते हैं। सो रेडियस में आपको पता है म्यू ई का एम ई कहाँ था, नीचे, मतलब म्यू ई क्या है नीचे। सो अगर म्यू ई बड़ा है मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम विल बी लेस देन दिस। क्लियर? बिकॉज रेडियस में एम ई नीचे आया था, सो म्यू ई भी नीचे होगा। अगर म्यू ई बढ़ गया मतलब रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्लाइटली लेस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी में म्यू ई ऊपर था, म्यू ई बढ़ने से एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बट माइनस साइन से मतलब एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है। सो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम विल बी आल्सो लेस देन दिस। एनर्जी में लोग गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एनर्जी में म्यू ई ऊपर है, सही है, म्यू ई बढ़ने से एनर्जी बढ़ रहा है, बट वहां पे एनर्जी निगेटिव है। जब एनर्जी निगेटिव है मतलब उसका जो वैल्यू होगा एनर्जी का वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो दोनों लेसर होगा। ओके, सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एटम ड्यू टू एमिशन ऑफ फोटोन। एटम और आयन व्हाटएवर, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ, चलो हम ऐसे एटम को देख लेते हैं। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ड्यू टू एमिशन ऑफ फोटोन। समझो, एक एटम है, उससे मान लीजिए फोटोन निकला कुछ लैम्डा का। अगर फोटोन निकलेगा, हमको पता है फोटोन है मोमेंटम। सो अगर इफ दिस एटम इज फ्री टू मूव, सो इस पे नेट फोर्स क्या सिस्टम पे 0 है, सो देयर शुड बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मींस फोटोन अगर आगे गया, मोमेंटम आगे है फोटोन का, तो एटम को पीछे रिक्वाइल करना चाहिए, रिक्वाइल करना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गन से बुलेट फायर कर रहा है, बुलेट आगे रहता है, गन पीछे धक्का मारता है, नहीं। सो सिमिलरली यहाँ पे जब फोटोन निकला आगे, सो इसको आना चाहिए पी से, तो मान ली कि कुछ मास ऑफ एटम कुछ m है, राइट। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, from conservation of momentum, h by lambda should be equal to m into v, right? मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए, so h by lambda should be equal to m into v, so v should be equal to h by m lambda। so इसे रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एटम, सो एटम जो पीछे रिक्वायर कर रहा है उसका स्पीड क्या है, h by m lambda। अब तो इसको ध्यान दो, ये एनर्जी आया कहां से, अल्टीमेटली लेट्स एज्यूम एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है 2 to 1, कुछ डेल्टा ही है,
उसी का ना कुछ पार्ट जाएगा फोटोन में, कुछ पार्ट के में, और यहां पे एनर्जी कोई सोर्स है क्या? सो जो मेरा डेल्टा ई है, दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा प्लस हाफ mv²। ये जो एनर्जी गैप है, यही एनर्जी गैप दोनों में गया, फोटोन में गया और काइनेटिक एनर्जी में गया। एम आई क्लियर? सो अब बताओ, ये जो हम बार बार करते आए कि लैम्डा इक्वल टू hc बाय डेल्टा ई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्टली सही है क्या? नहीं, बिकॉज डेल्टा ई दोनों पार्ट में गया है भाई, फोटोन में गया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम में भी गया। बट प्रैक्टिकली चूंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, मास ऑफ एटम इज लार्ज, तो मैक्सिमम एनर्जी फोटोन लेके चला जाएगा। अरे मोमेंटम से याद है ना, p²/m होता है k, तो इसका जो होता है मोमेंटम दोनों का तो सेम है, बट मास ऑफ फोटोन तो बहुत नेग्लिजिबल है ही नहीं। सो हम उसके हिसाब से इसका मास ज्यादा है, तो मैक्सिमम एनर्जी कौन लेके जाएगा? फोटोन। तो ये ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू hc बाय लैम्डा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट h बाय लैम्डा equal to delta E by C. So this V will be equal to delta E by MC. So अब हम यहां से अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्स पे निकालते हैं। यहां पे अप्रोक्सीमेशन आपको ध्यान रखना है, ये जो लैम्डा है, ये डेल्टा, ये H, लैम्डा डेल्टा E by HC नहीं है भाई, सॉरी HC by डेल्टा E है क्या लैम्डा? नहीं है। वो उस अगर आपको पूछा जाए कि इफ क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इफ लैम्डा इज, ऐसे करो, ड्यू टू ट्रांजिशन, ये मिटाएं क्या? फिर क्वेश्चन देते हैं, ये मिटाएं। ये समझ में आया कि नहीं है कि सिंपली यहां से फोटोन निकला, मोमेंटम आगे है, मोमेंटम एटम पीछे रिक्वायर करेगा। मोमेंटम जनरेशन कर दिए, पी आई 0 था, पी एफ भी 0 का, इसका h बाय लैम्डा आ गया है, तो इसका एम भी पीछे होगा, दोनों इक्वल, यहां से v निकल गया। अल्टीमेटली हमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा आता यहां से डेल्टा ई इक्वल टू दिस। अब अगर ये टेंड्स टू 0 है, तो हमने वहां से लैम्डा निकाल के यहां पुट कर दिया। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं? अब आप सही में बताओ, ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लैम्डा इक्वल टू hc बाय डेल्टा ई करते रहते हैं। बट अगर क्वेश्चन है इफ इन H एटम इलेक्ट्रॉन jumps from n equal to 2 to n equal to 1, then energy of emitted photon is option A exactly 10.2 electron volt, option B slightly greater than 10.2 electron volt, slightly less than 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी नोट। कौन सही है? In an H atom, electron jumps from n equal to 2 to n equal to 1. The energy of emitted photon is exactly 10.2, slightly greater than 10.2, slightly less than 10.2. Option E नोटा। क्या सही है? हो गया क्या? H एटम है, सो n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2। इसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस डेल्टा इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ये H एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 to 1 ट्रांजिट किया, तो जो फोटोन निकलेगा उसका जो कुछ वेवलेंथ है या कुछ एनर्जी होगा, और ये कुछ रिक्वायर भी करेगा, राइट, V से। सो दिस डेल्टा E विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस हाफ mv²।
या के ऑफ एच एटम। सो डेल्टा ई मेरा 10.2 है। सो अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी स्लाइटली लेस देन 10.2, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। एनर्जी स्लाइटली स्लाइटली लेस देन 10.2। सो एनर्जी 10.2 से ज्यादा है, मींस जो फोटोन एमिट करेगा उसका वेवलेंथ 1240 बाय 10.2 इससे क्या होगा, कम होगा, ये ज्यादा होगा। अरे एनर्जी इससे कम है, एनर्जी जब 10.2 से कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा। एम आई क्लियर? एनर्जी ऑफ फोटोन 10.2 से क्या है, कम। जब एनर्जी ऑफ फोटोन घटेगा तो लैम्डा इज एच सी 1240 बाय ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय ई। सो ई जब मेरा घटेगा तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। एम आई क्लियर? सो जो फोटोन एमिट होगा उसका वेवलेंथ, उसका एनर्जी 10.2 एग्जैक्टली है क्या, नहीं। कैलकुलेशन में हम लोग यही लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो उस केस में जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो 10.2 मतलब डेल्टा ई से छोटा होगा, और लैम्डा एमिटेड जो होगा वो एच सी बाय डेल्टा ई से बड़ा होगा। बिकॉज डेल्टा ई कम गया तो लैम्डा बढ़ जाएगा। एम आई क्लियर? यहां तक कोई डाउट है क्या? टाइम बचा है क्या? सो टाइम हो गया, एक अच्छा टॉपिक बचा हुआ है एटॉमिक कॉलिजन, थोड़ा उसमें समझने वाला है तो मैं लास्ट में नहीं कराऊंगा, अगला एक अलग से वीडियो बना देंगे एटॉमिक कॉलिजन का, हाफ एन आवर का बनेगा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, ओके, बाय बाय।